जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our today's topic is further differential cost analysis, and today we will have a discussion on constraint resource decisions. हमने इससे पहले जो अपने रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट के और बेनिफिट्स के जो डिसीजंस पढ़े थे उसी की ही एक फर्दर एक्सटेंशन है। और उससे पहले हम लोग जो है वो जो डिफरेंट डिसीजंस टाइप ऑफ डिसीजंस कर चुके हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने एड ड्रॉप डिसीजंस किए थे, फिर उसके बाद स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस किए थे, फिर इसके अलावा जो है वो मेक और बाय डिसीजंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एंड ऑल डिसीजंस वर बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। तो उसी ही चीज़ को ही हम लोग कंसीडर करते हुए आज हम एक नए किस्म के जो डिसीजंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और जिसमें हम लोग कॉन्स्टेंट रिसोर्स जो डिसीजंस होते हैं उनको हम लोग देखेंगे जी कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग जो है वो कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज की सूरत में डिसीजन मेकिंग जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? When there is a limited resource of production for any company, जब एक कंपनी जो है वो अपनी डिमांड को पूरे करने के लिए जब वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकें, अपनी डिमांड को पूरा मार्केट में जो उनके पास ऑर्डर्स हैं उनको पूरा कर सकें, और उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं बेसिकली उनकी प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन किस वजह से रिस्ट्रिक्ट होती है कि उनके रिसोर्सेज कम होते हैं। अब वो जो कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो मटेरियल्स भी हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा जी हम अगर मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी अगर यूज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, और हमारे पास एक मटेरियल जो है उसकी सप्लाई लिमिटेड है, मीन जो हमें सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है या जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो वाला मटेरियल्स वो हमें इस इतनी क्वांटिटी में नहीं अवेलेबल कि जिससे हम लोग पूरी अपनी जो भी प्रोडक्शन की डिमांड जो है वो पूरी कर सकें, या जो भी हमारी मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सकें। तो ऐसे सूरत में वो जो मटेरियल हो सकता है वो हमारा कॉन्स्टेंट हो सकता है। वो जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ मटेरियल है वो हमारी एक आप समझ लें कि कॉन्स्टेंट में आ जाती है, वो हमारी एक लिमिटेशन है कि हम लोग अपनी पूरी डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो है वो लेबर हो सकती है, जो कि हमारे पास लेबर आवर्स लिमिटेड हो सकते हैं कि हमारे पास जितने मजदूर काम कर रहे हैं हमारी सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए या हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास जो लेबर आवर्स बनते हैं वो हमारे पास पूरे नहीं हैं। इसके अलावा तीसरी चीज मशीन आवर्स हो सकते हैं कि हमारे पास जो मशीन्स हैं वो हमारे पास कम हैं, और एक मशीन जो है जिसके ऊपर हम लोग अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एक रिस्ट्रिक्टेड है, एक लिमिटेड है। तो उस सूरत में जो वो जो लिमिटेड है रिसोर्सेज उसकी वजह से हमारी क्या हो सकती है, कंपनीज एबिलिटी टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द मार्केट और द कस्टमर्स इज लिमिटेड। बिकॉज व्हेन देयर इज अ डिमांड, अब डिमांड के मुताबिक हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। वी प्रोड्यूस गुड्स एज पर आवर डिमांड्स। हमारे पास कितनी मार्केट में डिमांड है हम उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ डिमांड ऑफ 10,000 यूनिट्स इन अ मार्केट। हम 10,000 यूनिट जो है वो मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी किसी एक रिसोर्स की वजह से लिमिटेड हो सकती है। या हमारे पास इतने मजदूर नहीं हैं, या हमारे पास इतना मटेरियल नहीं है, या हमारे पास इतनी मशीन नहीं है जो कि उस पूरी 10,000 की डिमांड को पूरा कर पाए। तो इसलिए हम ये कहते हैं जी कि हमारे पास जो सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 8,000 की है, और वो 8,000 किस वजह से है, कोई भी वजह हो सकती है। वो उसमें हमारा मटेरियल्स की शॉर्टेज भी हो सकती है कि हमें मार्केट से मटेरियल ही इतना अवेलेबल होता है, सप्लाई नहीं है इतनी। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारी जो मशीन की मशीनिंग कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, वो कम है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी 10,000 की जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज में कुछ भी हो सकता है, तो उसमें मटेरियल भी रिसोर्स है, उसमें हमारे पास लेबर भी रिसोर्स है, उसमें हमारे पास मशीन भी रिसोर्स है। तो कुछ भी रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमारी जो वो डिमांड पूरी नहीं हो सकती है। तो ऐसी सूरत में द लिमिटेड रिसोर्स इज कॉल्ड constraint. So the constraint is the limited resource
which limit our production or limit our supply of goods to satisfy the demand of our customer. We have to satisfy the demand of our customer, and for the satisfaction of the demand of our customer, we cannot produce up to that mark due to limited resources, due to restriction of certain amount of resources. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, constraint का नाम देते हैं. अच्छा, जब ये जो मशीन आर्स हो सकते हैं या प्रोसेस के अंदर, या फिर लिमिटिंग हमारे पास जो भी लेबर आर्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई भी प्रोसेस के अंदर जो भी हमारी प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जो लिमिट्स क्रिएट करते हैं, इनको हम कहते हैं बॉटल नेक्स. जैसे हम लोग अगर बॉटल की अगर शक्ल देखें तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक बॉटल की शेप होती है. ये जो बॉटल की शेप है, ये बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास ये सप्लाई है वो तो अबंडेंट है, लेकिन जिस रास्ते से इसने गुजरना है उसका जो है वो डाया वो कम है, जिसकी वजह से एक सर्टेन अमाउंट जो है वो यहाँ से क्या कर सकती है, गुजर सकती है. इसलिए ज़ाहिर है उसमें टाइम भी लगेगा, उसमें सारी चीजें होती. तो वो जो बॉटल नेक है बेसिकली क्या है कि जब हम फ्लो को देखते हैं तो फ्लो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ड्यू टू नैरो नेक ऑफ द बॉटल, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं बॉटल नेक. अब बॉटल नेक क्या है? बॉटल नेक इज बेसिकली एनी रिसोर्स और एनी प्रोसेस विच हिंडर्स योर प्रोडक्शन, जो आपकी प्रोडक्शन को लिमिटेड कर देता है, जो आपकी प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उस प्रोसेस को, उस मशीन को, उस फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉटल नेक कहते हैं. तो नॉर्मली जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर जो है वो हम लोग कहते हैं जी कि अच्छा जी ये वाला जो एक प्रोसेस है जो हमारे पास यहाँ पे काम हो रहा है, तो वो हमारे क्या है, वो हमारी बॉटल नेक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ही आरा मशीन है. फॉलो कर रहे हैं बात को? अब वो जो आरा मशीन है वहां से ही कटिंग होके निकलेगी. तो अगर हम लोग ये कहते हैं जी डिमांड तो बहुत ज्यादा है और आगे मजदूर भी बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, पीछे लकड़ी भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन कटाई जब होनी है तो कटाई होके ही अगले वाले काम होंगे ना. तो अब अगले वाले मजदूर फारिग बैठे हुए हैं. क्यों फारिग बैठे हैं? क्योंकि पीछे से जो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका फ्लो हिंडर कर रहा है. उसका तरीका क्या है वो हम लोग आगे चल के ये देखेंगे कि हाउ कैन वी मैनेज दोज कंस्ट्रेंट्स, हाउ कैन वी मैनेज दोज बॉटलनेक्स. उसको हम कैसे मैनेज करेंगे ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. फिलहाल समझने की ये जरूरत है कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या क्रिएट करते हैं, बॉटलनेक्स. कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं, कंस्ट्रेंट्स आर द बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज ड्यू टू व्हिच आवर प्रोडक्शन इज लिमिटेड and we are unable to satisfy demand of our customers. हम जो मार्केट की डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं ड्यू टू आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड दोज लिमिटेड रिसोर्सेज आर कॉल्ड constraints. And due to constraints there is production processes hindrances, and though that is called bottleneck. Is it clear जी? Okay, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि when we have bottlenecks or when we have constraint resources, how we will consider those constraint resources in our decision making. हम डिसीजन मेकिंग में इन constraint resources को किस तरीके से कंसीडर करेंगे, किस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे. ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि when we make a decision, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करती है? for earning profit. So the basic objective of an organization is maximize profit. ऐसे ही है ना जी? Maximize profit. अब प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए, प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा? when CM is maximum. बात समझ रहे हैं जी? क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज बेसिकली सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सो टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट वी कैन मैक्सिमाइज आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन. अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कब मैक्सिमम होगा? जब हमारे पास कॉस्ट मिनिमम होगी. इट मींस कि मैनेजिंग द कॉस्ट इज मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट.
And how can we maximize profit? By maximizing our contribution margin. So जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो हम फिर रेवेन्यूज के ऊपर नहीं जाते हैं, बिकॉज रेवेन्यूज चेंजेस विद द चेंज इन वॉल्यूम. आपने सीवीपी एनालिसिस का जो टॉपिक पढ़ा तो हमने कहा कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट को मैनेज करें वॉल्यूम के लिहाज से, बिकॉज व्हेन वॉल्यूम चेंजेस कॉस्ट चेंजेस. तो कॉस्ट कौन सी है जो वॉल्यूम पे चेंज होती है? दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. सो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम. लाइकवाइज रेवेन्यूज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड रेवेन्यूज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन वॉल्यूम. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो क्या है? Contribution margin. So contribution margin will increase with increase in volume and decrease with decrease in volume. तो इसलिए हम लोग जब डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन. सो व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन, तो उसके मुताबिक हम ये देखते हैं कि हमारे पास सिंपल रूल क्या है. व्हाट इज द थंब रूल? थंब रूल ये है कि उस प्रोडक्ट को बनाओ भाई जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रही है. इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है आपको? कि मीन जो प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रोड्यूस कर रही है वो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए. अगर सपोज हम लोग एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव टू प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है, एंड वी हैव प्रोडक्ट ए में से जो हम लोग सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट मैनेज करके जो हम कमा रहे हैं वो हम ये कहते हैं कि 10 रुपीज पर यूनिट हमें जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये प्रोडक्ट हमें कंट्रीब्यूट कर रही है फॉर कवरिंग ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस. हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हमें कंट्रीब्यूशंस दे रही हैं वो प्रोडक्ट ए कितनी दे रही है? 10. और प्रोडक्ट बी कितनी दे रही है? सपोज हम कहते हैं जी वो 15 दे रही है. अब हमने ये फैसला करना है कि विच प्रोडक्ट शुड बी फोकस्ड. हम कौन सी प्रोडक्ट बनाएं और बेचें? प्रोडक्ट बी. सिंपल रूल क्या है? क्यों आप ये कह रहे हैं? बिकॉज इट इज जनरेटिंग मोर कंट्रीब्यूशन मार्जिन. जो प्रोडक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूट कर रही है हम उसको प्रेफर करेंगे. भाई जो ज्यादा कमाऊ पूत है सिर्फ वही वाली वैल्यूएबल होगी ना. तो जिसने ज्यादा कमा के देना है वही क्या होगा? हमारा प्रेफरेंस होगी. तो अगर हमारे पास कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा सिंपल रूल, थंब रूल क्या है? वी विल फोकस ऑन दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर जनरेटिंग मैक्सिमम और हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब हम ये कहते हैं कि अच्छा जी ये वाली प्रोडक्ट है. अब इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी अगर अनलिमिटेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए और अनलिमिटेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बी हो, मीन हम मैक्सिमम जितनी बनाए प्रोडक्ट ए और जितनी मर्जी प्रोडक्ट बी बना के बेच लें, हम सारी की सारी मार्केट में बेच सकते हैं. तो फिर हमें एज अ मैनेजर क्या डिसीजन करना चाहिए कि हमें कौन सी प्रोडक्ट को करना चाहिए? प्रोडक्ट बी को, और प्रोडक्ट ए को छोड़ देना चाहिए. क्यों? कि प्रोडक्ट ई से बेहतर है प्रोडक्ट बी, सॉरी प्रोडक्ट ए से बेहतर है प्रोडक्ट बी. लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि नहीं भाई इसके सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5000 यूनिट बिकेंगे, इज इट क्लियर? तो फिर हम ये कहते हैं जी कि पहले किसकी डिमांड पूरी कर लो? बी की, बिकॉज इट विल जनरेट अस मोर प्रॉफिट. और अगर कुछ रिसोर्सेज बच जाएं तो फिर किस पे लगा दो? फिर ए पे लगा दो. इज इट क्लियर जी? तो ये एक सिंपल हमने डिसीजन कर लिया, रूल अप्लाई कर दिया कि जो भी प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मार्जिन देगी, नॉट ऑन सेल प्राइस. सेल प्राइस पे नहीं जानी. नॉर्मली लोग समझते हैं अच्छा जी जिसकी सेल प्राइस ज्यादा है वो वाली प्रॉफिटेबल ज्यादा होगी. नो, कंपेयर इट विद योर वेरिएबल कॉस्ट एज वेल, कि जो सेल प्राइस ज्यादा हो सकता है उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा हो. तो जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाने वाला रेजिडुअल रेवेन्यू है, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन. सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसका ज्यादा है वो प्रेफरेंस होगी. ओके, अब ये हमने ये तय कर लिया कि जिसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा है वो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी. लेकिन ये उस सिचुएशन में है जब हमारे पास हर चीज अनलिमिटेड है. मीन हमारे पास कोई शॉर्टेज ऑफ मटेरियल नहीं, कोई शॉर्टेज ऑफ लेबर नहीं, कोई शॉर्टेज ऑफ मशीनरी नहीं, कोई कुछ भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं? constraints को. We have some constraints because in real life
We cannot say we have abundant resources. We might have restriction of labor, भी हमें labor ही नहीं मिल रही. We might have restriction of materials, कि हमारे पास material limited है. इसका मतलब ये हुआ कि in real life there are certain limitations or limited resources. तो उस situation में फिर हमें क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में फिर हम लोग इस क्राइटेरियोस को थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट नहीं लेना आपने. हम यहां पे अभी तक जो बात कर रहे थे वो क्या था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. नाउ वी विल टेक नॉट कंट्रीब्यूशन मार्जिन बट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटेड रिसोर्स. क्या लेंगे? जब हमारे पास ये क्राइटेरिया होगा कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो देन वी विल हैव अ डिसीजन ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज. सो हम ये देखेंगे कि व्हाट रिसोर्सेज आर लिमिटेड रिसोर्स एंड इन दैट सिचुएशन वी विल कंसीडर दैट लिमिटेशन एंड आफ्टर कंसीडरिंग दैट लिमिटेशन वी विल कैलकुलेट अनदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन. और वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास, मैं आपके साथ जो है वो बोर्ड शेयर करता हूं ताकि आपको तफसील से समझा सकूं. फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं जी कि मशीन आवर्स आर लिमिटिंग रिसोर्स. क्या है जी? मशीन आवर्स लिमिटिंग है. ठहरें जी, मैं इसका कलर चेंज कर लूं प्लीज. ओके, मशीन आवर्स इज आर लिमिटिंग रिसोर्स. क्लियर है जी? ओके, अगर हम ये कहते हैं जी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, जैसे प्रोडक्ट ए है वो हमने कहा जी 10 है और प्रोडक्ट बी जो है वो है जी हमारे पास 15 है. अब अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे फैसला करेंगे तो हम किसको प्रेफर करेंगे? प्रोडक्ट बी को. लेकिन हम ये कहते हैं जी कि अगर प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए एक जो है वो हम ये कहते हैं जी कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए हम कहते हैं जी कि 1 आवर चाहिए. कितना चाहिए? 1 आवर चाहिए. क्लियर हो रही बात? और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए, प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 1 आवर चाहिए और प्रोडक्ट बी के लिए फॉर ए एंड प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 2 आवर्स चाहिए. प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितना चाहिए? 1 आवर और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए? 2 आवर्स चाहिए. अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो लिमिटिंग रिसोर्स है उसको प्रूडेंटली कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रही है, उससे हमें मैक्सिमम एडवांटेज कौन सी प्रोडक्ट दे रही है. तो सिंपल रूल क्या है? फिर हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को नहीं लेंगे बल्कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स ले लेंगे. और उसके लिए फिर जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कांस्टेंट और लिमिटिंग फैक्टर या रिसोर्स जो भी होगा इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग रिसोर्स पर यूनिट. अब हम ये कहते हैं जी कि अब एक ही मिसाल देख लें. अगर हम ये कहते हैं जी एक 10 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रही है और कितने आवर्स यूज कर रही है ये प्रोडक्ट? 1. तो इसका मतलब है कि पर आवर कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया? पर आवर. अब हमने पर यूनिट नहीं लिया, क्या लिया है? पर आवर. तो कितना आ गया? 10. ओके, अब हम लोग बी का देख लेते हैं. ये क्या है? 15. लेकिन आवर्स कितने यूज कर रही है? 2. तो ये कितना आएगा? 7.5. अब मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में अब किस पे फोकस करेंगे आप? ए पे. चेंज हो गया ना? पहले किस पे कर रहे थे? बी पे, बिकॉज बी वॉज जनरेटिंग मोर कंट्रीब्यूशन मार्जिन irrespective of that what resources they are consumed. लेकिन जब हम लोग constraint resource के हवाले से बात करते हैं तो हम फिर ये देखते हैं कि as per constraint resources how they are generating their contribution margin. So पर constraint resource जो होगा वो हमारा अब decision point हो जाएगा. हम ये कहेंगे कि उस limiting resource को consume करके कौन सी product maximum contribution margin generate कर रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं?
कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर, और उसका जो फॉर्मूला है वो ये मैंने यहां पे लिख दिया है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर आप कैलकुलेट करेंगे। पहले हम करते थे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, नाउ वी विल कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर, और उसको यूज करके फिर हम लोग डिसीजन करेंगे, फिर हम प्रेफरेंसेस सेट करेंगे कि विच प्रोडक्ट शुड वी फोकस एंड विच प्रोडक्ट शुड वी प्रेफर्ड सेकंड। हमने पहली प्रेफरेंस किसको देनी है और फिर सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है, फिर हम इसके मुताबिक फैसला करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें याद रखिएगा कि जब कांस्टेंट रिसोर्स होगा तो उसके मुताबिक जो है वो हमारा फिर डिसीजन जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर हम सिंपल कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं लेंगे बल्कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर लेंगे। इस सिचुएशन में मैंने एग्जांपल में मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर रखा है। ये लेबर आवर भी हो सकता है, ये मटेरियल यूजेज भी हो सकता है, ये कोई और फैक्टर भी हो सकता है। तो ये हम लोग एग्जांपल्स में डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट जो हमारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको जो है वो अकोमोडेट करते हैं। जी जी जी, लिमिटिंग रिसोर्स पर यूनिट। ओके जी, यहाँ पे वी हैव सम एग्जांपल यूटिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज में एनसाइन कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स, सिलेक्टेड डाटा इज शोन बिलो। प्रोडक्ट 1 है और प्रोडक्ट 2 है, दो प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं, बनाते हैं और सेल करते हैं। प्रोडक्ट 1 की जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 60, प्रोडक्ट 2 की सेलिंग प्राइस दैट इज 50, और उनकी वेरिएबल कॉस्ट है 36 और 35, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट प्रोडक्ट 1 का है 24 और प्रोडक्ट 2 का है 15। और इस लिहाज से उसकी जो डिमांड पर वीक जो प्रोडक्ट 1 की है दैट इज 2000 यूनिट्स, और प्रोडक्ट 2 की कितनी है 2200 यूनिट्स, और उनका सीएम रेशो उन्होंने दी हुई है। तो ये 24 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 40% आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो ये 30% आ जाएगा। तो इस तरीके से, और उन्होंने कांस्टेंट रिसोर्स दिया हुआ है दैट इज टाइम रिक्वायर्ड ऑन मशीन A1 पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के ऊपर प्रोडक्ट 1 का 1 मिनट यूज होता है उस मशीन के ऊपर, और जो प्रोडक्ट 2 के लिए जो है वो 0.5 मिनट जो है वो यूज होते हैं उस मशीन A1 के ऊपर। ये हमें गिवन डेटा है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास उन्होंने ये कहा जी मशीन ए इज कांस्टेंट रिसोर्स। अगर ये वाला पॉइंट ना दिया जाता, हमें नहीं पता कि ये मशीन ए कांस्टेंट रिसोर्स है भी कि नहीं है, तो उसको जज करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए वेदर इट इज अ कांस्टेंट और लिमिटेड और नॉट, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसकी सिर्फ ये दो कि मशीन ए हैज कैपेसिटी 24 मिनट्स पर वीक उसकी कितनी कैपेसिटी है 2400। whether this is sufficient to fulfill our demand or not, we have to decide that. okay? अब इसके लिए मैं दोबारा से पिछली वाली स्लाइड पे जाता हूं, तो आप मुझे ये बताएं कि प्रोडक्ट 1 जो है उसकी कितनी डिमांड है बेटे 2000 यूनिट्स। ओके, और इसको बनाने के लिए पर मिनट कितना टाइम लगता है उसके ऊपर, मशीन के ऊपर 1 मिनट। तो हमें इसके लिए कितने मिनट्स चाहिए टोटल 2000 मिनट्स चाहिए हमें प्रोडक्ट 1 के लिए, और प्रोडक्ट 2 के लिए क्या है, कितनी डिमांड है इसकी 2200। ओके, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट बनाने पे कितना मशीन टाइम लगता है 0.5 मिनट्स, मीन आधा मिनट लगता है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 1100। ओके, अब मैंने जब इन दोनों को टोटल किया तो आप मुझे बताएं कि टोटल कितने आ गए 3100। मीन मुझे कितने A1 मशीन के मिनट्स चाहिए 3100। इज इट क्लियर? ओके, अब मुझे अवेलेबल कितने हैं जी 2400, रिक्वायर्ड कितने हैं, रिक्वायर्ड हैं 3100 और अवेलेबल कितने हैं 2400। तो साबित हो गया ना कि ये लिमिटेड है। इज इट क्लियर? तो अगर ये वाली पहली लाइन ना भी दी हुई हो फिर भी हम लोग मालूम कर सकते हैं कि वेदर दिस रिसोर्स इज लिमिटेड रिसोर्स और नॉट, बिकॉज, और उसके लिए फिर मुझे क्या दो चीजें चाहिए, नंबर 1 डिमांड चाहिए, नंबर 2 पर यूनिट
अवेलेबल रिसोर्स चाहिए, पर यूनिट अवेलेबल रिसोर्स चाहिए और टोटल अवेलेबल रिसोर्स चाहिए। ये तीन चीजें मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, अपनी इस चीज की असेसमेंट कर सकता हूं कि वेदर इट इज अ लिमिटिंग रिसोर्स और नॉट। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए हों। फॉर एग्जांपल नंबर 1 मटेरियल चाहिए, हम कहते हैं जी प्रोडक्ट ए के ऊपर मटेरियल लगता है 2 kg, प्रोडक्ट बी के ऊपर मटेरियल लगता है जी 5 kg, सेम मटेरियल यूज होता है और टोटल जो मटेरियल अवेलेबल है वो सपोज हम ये कहते हैं जी वो है जी हमारे पास 20,000 kg। गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इनकी कैलकुलेशन करना चाहूं कि वेदर मटेरियल इज अ कांस्टेंट रिसोर्स और नॉट, तो मैंने कहा जी टोटल अवेलेबल मटेरियल कितना है 20,000। अब मैं कहता हूं मुझे चाहिए कितना, तो चाहिए के लिए क्या है जी, पहली प्रोडक्ट कितनी है जी 2000 मल्टीप्लाई बाय डिमांड उसकी। जैसे मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूं तो कितनी डिमांड है पहली प्रोडक्ट की 2000, और इसके मुताबिक 2000 जरब क्या करूंगा 2 kg इज इक्वल टू 4000। ओके जी, फिर इसकी कितनी है जी, जरब क्या करूंगा 5, तो कितने आ गया 11,000। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब मुझे बताएं जी कितने हो गई है 15,000। तो मैं कह सकता हूं कि मटेरियल जो है वो कंस्ट्रेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास अवेलेबल कितना है 20,000 और मुझे चाहिए कितना 15,000। इज इट क्लियर? तो इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि भाई मटेरियल मेरा कांस्टेंट नहीं है। अब आप हर एक फैक्टर के लिए क्या कर सकते हो, ये असेसमेंट कर सकते हो कि वेदर इट इज योर लिमिटिंग रिसोर्स और नॉट। क्लियर है जी? ओके, जब मैंने ये फैसला कर लिया कि दिस इज माय लिमिटिंग रिसोर्स बिकॉज आई रिक्वायर 3100 मिनट्स एंड अवेलेबल आर 2400 मिनट्स। अब मुझे फैसला करना है कि बताओ भाई मैं इसको, अब मुझे लिमिटिंग है ना, अब मैंने लिमिटिंग की वजह से क्या करना है कि किसी ना किसी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है या डिमांड है उसको क्या करूंगा, कम करूंगा, कट शॉर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे अब सारी की सारी प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है। तो अब मुझे ये फैसला करना है कि किसकी डिमांड को या किसकी प्रोडक्शन कम करूं और किसकी प्रोडक्शन कम ना करूं। तो उसके लिए जो थंब रूल है वो क्या है कि मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही देखना है। क्या करना है? ओके, अब मैं अपने डाटा पे वापस जाता हूं। ओके, अब आप ये देखें जी कि इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या आता है जी, पहले वाली यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, चले यहां भी ये देख लेते हैं कि एक मिनट में प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 के कितने यूनिट बनते हैं। प्रोडक्ट 1 को बनाने के लिए कितने मिनट चाहिए मशीन के 1 मिनट, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट 1 के लिए 1 मिनट चाहिए, या 1 मिनट में कितने यूनिट बनेंगे, एक मिनट में 1 यूनिट। और प्रोडक्ट 2 के 1 मिनट में कितने यूनिट बनेंगे, 2 यूनिट बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हाफ मिनट चाहिए। इज इट क्लियर? जब उसको हाफ मिनट चाहिए तो इसलिए उसको 1 मिनट में कितने यूनिट बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ओके, तो फिर इस सिचुएशन में हमारा जो आंसर है वो क्या है, बी जो है वो हमारा आंसर है कि हमें इस प्रोडक्ट के लिए जो है वो 1 मिनट चाहिए और उसके लिए जो है वो हमें 2 मिनट चाहिए। ओके, व्हाट जनरेट मोर प्रॉफिट फॉर द कंपनी, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब हम ये असेसमेंट करने के लिए कि विच प्रोडक्ट विल जनरेट मोर प्रॉफिट टू द कंपनी, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सीएम पर यूनिट कैलकुलेट निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, सीएम पर यूनिट। ओके, 60 माइनस 36, तो कितना सीएम पर यूनिट है 24, ये हमें गिवन है। ओके, और इसका कितना है 15। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि सीएम पर यूनिट को की बजाय अब हम अगला एक स्टेप लगाएंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स। यहां पे हम लोग फिर पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया, अगर नहीं होगा तो हम कर लेंगे। सपोज अगर ये हमें 24 ना दिया हुआ होता तो फिर हम क्या करते, सबसे पहले ये कैलकुलेट करते, सीएम पर यूनिट कैलकुलेट करते। तो मैं आपको स्टेप्स बताए देता हूं कि जब आपने इस तरह का कोई भी लिमिटिंग रिसोर्स का
क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए सपोज प्रोडक्ट 1 है और प्रोडक्ट 2 है, तो इसकी सेलिंग प्राइस है 60 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी 36, तो सीएम पर यूनिट कितना आ गया 24। इसी तरीके से इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है जी हमारे पास, ये इसकी सेलिंग प्राइस है 50 और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है जी 35, तो हम लोग इसको भी ले लेते हैं यहां पे जी 50 और ये है जी 35, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना आ गया 15 आ गया। ओके, जब ये हम दो चीजें कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स। अब इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 24, और इसके ऊपर कितने मिनट लगते हैं एक मशीन के 1 मिनट, तो इसलिए ये डिवाइडेड बाय 1 किया तो क्या आ गया 24, और इसी तरीके से इसको हमने कहा जी 15 और इसके ऊपर कितने मिनट लगते हैं हाफ मिनट मीन 0.5, तो इसके मुताबिक ये कितना आ गया 30। अब आप देखें सिनेरियो बिल्कुल रिवर्स हो गया, अगर हम लोग लिमिटिंग रिसोर्स में ना काम कर रहे होते तो फिर हमारे पास फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी प्रोडक्ट थी प्रोडक्ट 1, लेकिन जब हमने लिमिटिंग रिसोर्स को कंसीडर किया तो फिर हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट 2। नाउ वी विल सेटिस्फाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट 2 फर्स्ट, then afterwards we will focus on product 1। is it clear जी? तो इसलिए चूंकि, और ये क्यों हम ये डिसीजन कर रहे हैं, because contribution margin per limiting resource is more in product 2 as compared to in product 1। हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखें, वैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो किसका ज्यादा है प्रोडक्ट 1 का, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटेड टाइम किसका ज्यादा है प्रोडक्ट 2 का। तो इसलिए इस तरह के डिसीजंस में आप लोगों ने किसको फोकस करना होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स। जो भी होगा, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर आर हो, चाहे वो मशीन आर्स हो, चाहे मशीन टाइम हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके साथ वो वाले डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स आ जाएगा, और उसके मुताबिक फिर आप फैसला करेंगे कि अब आपको किसको प्रेफर करना चाहिए। तो नाउ द डिसीजन इज फर्स्ट प्रेफरेंस इज प्रोडक्ट 2 एंड सेकंड प्रेफरेंस इज प्रोडक्ट 1। इज इट क्लियर जी? ओके, अब हम ये देखते हैं जी कि ये वाली जो हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक अब हमें क्या पूछा जा रहा है। अब उन्होंने ये कहा जी कि बताएं जी कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा जो है वो उनको कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करेगी, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट देगी प्रोडक्ट 2, बिकॉज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स प्रोडक्ट 2 का क्या है ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू प्रोडक्ट 1, क्योंकि 30 इज मोर देन 24, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मिनट ये हमने जो लिमिटिंग रिसोर्स होगा उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मिनट किसका ज्यादा है प्रोडक्ट 2 का, इसलिए हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे प्रोडक्ट 2 को, और वही वाली प्रोडक्ट जो है वो हमें ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगी। क्लियर है जी? ओके, इस लिहाज से हमारे पास जो आंसर है वो हमारा क्या है प्रोडक्ट 2 का। जो मैंने कैलकुलेशन आपको समझाने की कोशिश की है वो यही है, और यही वाली चीज है कि प्रोडक्ट 1 जो है वो 24 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, डिवाइडेड बाय लिमिटिंग रिसोर्स करेंगे आप उसको, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स आ जाएगा। इसी लिहाज से हम लोगों ने दोनों की कैलकुलेशंस की, तो इसलिए प्रोडक्ट 2 शुड बी एम्फेसाइज्ड। प्रोडक्ट 2 जो है उसको एम्फेसाइज करना चाहिए बिकॉज इट इज जनरेटिंग मोर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग टाइम। जो भी लिमिटिंग है, जो भी लिमिटिंग रिसोर्स है, उसके लिहाज से जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है या प्रॉफिट है वो ज्यादा वो वाली प्रोडक्ट कमा रही है जिसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स ज्यादा है। तो इसलिए हमें जो है वो 2 को फोकस करना चाहिए। ओके, अब अगला सवाल ये आता है कि हम लोग जो है वो कितनी प्रोडक्ट 2 बनाएंगे और कितनी प्रोडक्ट 1 बनाएंगे। ओके,
अब हम देखते हैं कि अगर तो सारे का सारा रिसोर्स एनफ है जिसमें हम प्रोडक्ट 2 को बना पाए, या हो सकता है बचे ही ना प्रोडक्ट 1 के लिए, तो हमारी प्रेफरेंस किसकी पहली है? प्रोडक्ट 2 की। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है वो कितना है, और अवेलेबल रिसोर्स के मुताबिक हम फैसला करेंगे कि हमें प्रोडक्ट कौन सी जो है वो फोकस करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी टोटल मशीन टाइम कितना है जी, इज इक्वल टू कितने मिनट्स थे हमारे पास अवेलेबल मिनट्स? अवेलेबल मिनट्स कितने थे बेटे? 2400 मिनट्स अवेलेबल थे। हमारी एग्जांपल के मुताबिक कितने मिनट्स अवेलेबल थे? 2400। तो पहले कौन सी प्रोडक्ट बनानी है? प्रोडक्ट 2। फॉर प्रोडक्ट 2 कितने चाहिए हमें? हमने कहा जी प्रोडक्ट 2 की डिमांड है कितनी? 2200 मल्टीप्लाई बाय इसके पर यूनिट कितना कंजम्पशन हो रही है रिसोर्स की? 0.5। तो टोटल कितनी इसके लिए चाहिए? 1100 मिनट्स चाहिए इसके लिए। ओके, अब हमने कहा जी अगर हम 1100 मिनट्स इसमें से माइनस कर देते हैं तो बाकी कितने मिनट्स बचे बेटे? 1300। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जरा गौर करें कि आपको प्रोडक्ट 1 बनाने के लिए कितने मिनट्स चाहिए थे? कितनी डिमांड थी प्रोडक्ट 1 की? 2000। और हर एक यूनिट के लिए कितने चाहिए? 1 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि कितने मिनट्स चाहिए? 2000। लेकिन 2000 मिनट्स तो अवेलेबल ही नहीं, बाकी कितने बचे हैं? 1300। तो इसका मतलब है अब जितनी अवेलेबल टाइम है उसी में हम लोग कौन सी प्रोडक्ट बना लेंगे? प्रोडक्ट 1 बना लेंगे। तो कितने यूनिट बनेंगे? प्रोडक्ट 1 यूनिट्स। इसके यूनिट्स कितने बनेंगे? जो अवेलेबल टाइम रिमेनिंग टाइम है, ये रिमेनिंग टाइम है, ऐसे ही ना जी? जो रिमेनिंग टाइम है उसको आप डिवाइड कर देंगे उसके जो पर यूनिट टाइम के ऊपर, दैट इज 1, तो आपके पास इसके यूनिट्स आ जाएंगे, दैट इज 1300 यूनिट्स। तो इसलिए आपके पास जो प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन या प्रोडक्शन मिक्स बनेगा आपकी प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट 1 के कितने यूनिट्स बनाएंगे आप? 20। ओके, प्रोडक्ट 1 के आप यूनिट्स बनाएंगे 1300। प्रोडक्ट 1 के कितने यूनिट्स बनाएंगे? ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं 1300। और प्रोडक्ट 2 के कितने यूनिट्स बनाएंगे? 2200 यूनिट्स की बात कर रहा हूं। हाँ, उनके लिए आवर्स कितने चाहिए? वो 1100 एंड 1300 है। तो मैं तो बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स आप कैसे करोगे? ये बेसिकली आपने मालूम करना होता है कि व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा? अब ये प्रोडक्ट मिक्स आपको क्या देगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। जो हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी कहां से, कि कंपनी हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट। अब उसका प्रॉफिट कहां पे मैक्सिमम होगा? इस कॉम्बिनेशन के ऊपर। फॉलो करें बात को? अब देखें कैसे इस कॉम्बिनेशन, इसके 1300 यूनिट्स हैं, पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रही है ये प्रोडक्ट? 15। तो आप जरा इसको मल्टीप्लाई करें, 1300 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या आता है? 19,500। ओके, और 2200 मल्टीप्लाई बाय 24 उलट कर दिया? उलट कर दिया जी। ठहरें जी, एक मिनट ठहरें, सही कर लेते हैं इसको। प्रोडक्ट 1 जो है वो हमें दे रही है 24 पर यूनिट जी। कितना आ गया इसका? 24 मल्टीप्लाई बाय 13 जी बेटे 31,200। ओके, और मल्टीप्लाई बाय 15 पर यूनिट ये वाली प्रोडक्ट दे रही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यहां पे क्या लिखा है हमने? यूनिट्स। तो मल्टीप्लाई बाय सीएम पर यूनिट, तो ये बराबर बनेगा टोटल सीएम। ये इसका टोटल सीएम होगा। तो अब आप टोटल सीएम करेंगे, इसका क्या आ गया बटे? 33,000। ओके, इन दोनों को आप टोटल कर लेते हैं तो ये बन जाता है जी 64
4200। ओके, अब इस कॉम्बिनेशन के ऊपर कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 64,200। बात यहां तक समझ आ गई आपको? ओके, अब मैं इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं ये कहता हूं कि यार ये जो 2200 है ना, ये मैं 2200 नहीं बनाता, बल्कि 2000 यूनिट बना लेता हूं, और वो वाला ज्यादा किस पे यूटिलाइज कर लेता हूं? आर्ज प्रोडक्ट 1 के ऊपर। ओके, अब हम ये देखते हैं जी, अगर मैं इसके 2000 यूनिट्स बनाता हूं तो मेरे पास इसके लिए कितने आर्स चाहिए? 0.5। तो कितने आर्स बनेंगे बेटे? 1000। और टोटल आर्स कितने हैं मेरे पास? टोटल 24 आर 100 आर्स हैं, माइनस 1000 करूंगा तो बाकी आर्स कितने बच गए? 1400 डिवाइडेड बाय मैं 1 करूंगा तो उस दूसरी प्रोडक्ट के कितने यूनिट बनाऊंगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास कितने यूनिट्स बन गए? 1000 यूनिट किसके बने? प्रोडक्ट 2 के। और 1400 यूनिट्स किसके बने? प्रोडक्ट 1 के। ओके, अब मैं ये कहता हूं जी के प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2, इसका कॉम्बिनेशन अगर मैं ये लेता हूं, ये 1400 है और ये 1000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय इसको किसके साथ करूंगा? सॉरी, मैं 1 मिनट जी, 1 मिनट। ये 2000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय इसको 24 से, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? 15 के साथ। तो अब आप देखें जी क्या बनता है इसका? 33,600। ओके, और ये वाला कितना बना? 30,000। ओके, अब इन दोनों को आप प्लस करें तो क्या बनता है? ये 63,600 which is less than 64,200। अब आप देखें मैंने कॉम्बिनेशन चेंज किया, मैंने जो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कॉम्बिनेशन था उससे हट गया हूं। तो उससे जब मैं हटा तो उससे क्या हुआ? मेरा जो है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिक्रीज कर गया, कम हो गया। तो अब आप ये देखें, जो हम कांस्टेंट रिसोर्सेज में कॉम्बिनेशन बनाते हैं आफ्टर ड्यू कैलकुलेशन और लॉजिकल जो है वो कैलकुलेशंस के साथ, तो वो हमें क्या करता है? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मार्जिन या प्रॉफिट मैक्सिमम देता है। तो इसलिए ये याद रखें कि जब आप लोगों ने कांस्टेंट रिसोर्सेज के डिसीजन करने हैं तो फिर आपने सिंपल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे नहीं करने हैं, बल्कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स के ऊपर जाके करने हैं। गॉट इट जी? ओके जी, अब इस लिहाज से यहां पे हमने कहा जी 2200 यूनिट्स इसके थे, 0.5 1100 यूनिट 1100 मिनट्स इसके लिए चाहिए हैं, 2400 मिनट्स टोटल थे, 1100 मिनट्स प्रोडक्ट 2 के लिए, 1300 मिनट्स बाकी बच के। 1300 को जब हम लोगों ने 1 के साथ डिवाइड किया तो दूसरी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बने? 1300। और पहली प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बने? 2200। और जब हम लोगों ने इसकी दोनों के जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट किए तो 1300 मल्टीप्लाई बाय 24 दैट इज 31,200, और 2200 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये कितने आ गए? 33,000। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया? 64,000। लेकिन जब हम लोगों ने दूसरी कैलकुलेशन की और हम लोगों ने इस कॉम्बिनेशन को चेंज किया तो उससे क्या हो गया कि हमारा जो चेंज आ गया वो वाला कि हम लोगों ने उसको जो है वो डिफरेंट कर लिया उसके साथ। क्लियर है जी? ओके, अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज colonial heritage makes reproduction colonial furniture from select to hardwood, सेलिंग प्राइस है उनकी 80 और इसकी है जी 400। चेयर्स और टेबल्स बनाते हैं वो, इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 30 और इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 200। बोर्ड फीट पर यूनिट इज 2 and 10 और इसकी मंथली डिमांड 600 है और इसकी मंथली डिमांड 100 है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास टोटल बोर्ड फीट कितना अवेलेबल है, कितना मटेरियल अवेलेबल है? 2000। तो अब हम पहले फैसला ये करेंगे कि वेदर इट इज सफिशिएंट और नॉट। ओके, उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इसके कितने यूनिट्स हैं? 600 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कितना चाहिए मटेरियल? 2
2 फीट बोर्ड फीट चाहिए ना, स्क्वायर फीट आप कह लें, जैसे लकड़ी है उन्होंने कि कितनी लकड़ी चाहिए उनको, तो ये कितने आ गए जी 1200, और इसके लिए कितने हैं जी 100 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना आ गया 1000, टोटल करेंगे तो कितना आ गया 2200 बोर्ड फीट चाहिए, अवेलेबल कितना है 2000, तो फिर ये क्या आ गया हमारे पास कांस्टेंट रिसोर्स आ गया, लिमिटेड रिसोर्स आ गया। अब हमने ये डिसीजन करना है। अब अगली बात तो ये है कि अब इस सवाल का जवाब हमें मिल गया, क्या है जवाब इसका कि क्या ये सफिशिएंट है फॉर द डिमांड, नो, इसका मतलब है कि ये हमें हमारी डिमांड फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। और कैसे नहीं है, हम लोगों ने इसको क्या किया है, इसको क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2200 हमें चाहिए, विच इज ग्रेटर देन अवेलेबल रिसोर्स, दैट्स व्हाई दिस इज आवर लिमिटिंग रिसोर्स। ओके, अब हम अगला वाला कैलकुलेशन करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास कि क्या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। अब क्या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए मैं इसी पे ही कैलकुलेशन सारी करके आपको दिखा देता हूं ताकि हमारे पास यहाँ पे हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो क्या देखें जी 80 माइनस 30 तो क्या आ गया 50, इज इट क्लियर, और 400 माइनस 200 तो क्या आ गया 200, इट मींस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या आ गया 50 एंड 200। अब हमने एक अगला स्टेप क्या करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर, इज इट क्लियर। तो अब हम लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बोर्ड फीट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बोर्ड फीट। अच्छा जी, चेयर के लिए और टेबल के लिए, चेयर के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या है 50, और इसके ऊपर कितने बोर्ड फीट लगते हैं 2, और टेबल के लिए कितना है जी 200, और इसके लिए कितने लगते हैं 10, तो इस लिहाज से इसका कितना आ गया 25 और इसका कितना आ गया 20। अब आप जरा गौर करें कि अगर हमारे पास बोर्ड फीट की रिक्वायरमेंट लिमिटेड ना होती तो फिर हम लोग किस प्रोडक्ट पे फोकस करते, टेबल्स पे। अगर हमारे पास लिमिटिंग रिसोर्स ना होता तो फिर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे डिसीजन करते। अगर हमारे पास लिमिटिंग रिसोर्स ना होता तो फिर हम किस पे डिसीजन करते, सिंपल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसका ज्यादा है, टेबल का। तो हम मैक्सिमम अपनी यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम डिमांड किसकी पूरी करते, पहले टेबल्स की, फिर उसके बाद अगर कुछ बच जाता या फिर उसके बाद दूसरी बारी किसकी आती, चेयर्स की। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक बोर्ड फीट मटेरियल जो है वो एक लिमिटिंग रिसोर्स है, लिमिटिंग फैक्टर है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि पर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। तो अब अगर पर लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इफ वी यूज 1 बोर्ड फीट, क्या 1 बोर्ड फीट, तो चेयर विल प्रोड्यूस $25 कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एक बोर्ड फीट यूज करने से जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें चेयर प्रोवाइड करेगी वो कितना होगा $25, और टेबल कितना प्रोवाइड करेगा 20। क्यों, इसकी वजह यह है वैसे तो टेबल कितना प्रोवाइड कर रहा है 200 पर यूनिट, लेकिन ये 200 प्रोवाइड करने के लिए कितना रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है, कितना रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है 10 बोर्ड फीट। मीन एक टेबल बनाने के लिए कितनी लकड़ी लगा रहे हैं हम लोग 10 फीट, 10 फुट लकड़ी इस्तेमाल हो रही है एक टेबल बनाने के लिए, और वो एक टेबल हमें कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है 200। अगर हम लोग लकड़ी के यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर ज्यादा एफिशिएंट कौन सी प्रोडक्ट है, चेयर है, क्योंकि एफिशिएंटली यूज कौन सी प्रोडक्ट कर रही है, चेयर्स कर रही है। कैसे साबित हुआ कि चेयर एफिशिएंटली कर रही है, क्योंकि पर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कौन ज्यादा दे रही है, चेयर। तो इसलिए अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि हाउ इन कांस्टेंट रिसोर्सेज वी विल डिसाइड दैट, कि हम ये देखते हैं कि विच प्रोडक्ट इज यूजिंग
कंस्ट्रेंट रिसोर्स मोर एफिशिएंटली, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा एफिशिएंटली जो है वो कंस्ट्रेंट रिसोर्स को यूज कर रही है, जो हमारे पास लिमिटिंग रिसोर्स है। क्योंकि अब हम लोग सारे का सारा जो है वो हमारा प्रोडक्शन और सेल्स वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, हमारे लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर। तो अब हम ये देखते हैं कि अच्छा लिमिटिंग फैक्टर का ऑप्टिमल यूज क्या है। ऑप्टिमल का मतलब होता है सबसे बेनिफिशियल यूज क्या है। तो बेनिफिशियल यूज क्या है कि जो प्रोडक्ट उसको इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है वो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कौन सी है, चेयर। या आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि दो मजदूर हैं आपके पास, एक मजदूर जो है वो 3 रोटियां खाता है और एक मजदूर जो है वो 1 रोटी खाता है। तो आप प्रेफर किसको करोगे, जो कम रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है। हाँ ये भी देखेंगे अच्छा वो काम कितना करता है क्या। अगर वो काम के लिहाज से देखेंगे, अगर एक वाला सुस्त आदमी है, एनर्जी पूरी नहीं लगाता है, और फिर हम लोग पर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स उसका फिर बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट कि चेयर जो है, चेयर वो कितने लकड़ी इस्तेमाल करके हमें दे रही है 50, वो बेसिकली 2 फुट लकड़ी इस्तेमाल करके हमें $50 प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जो टेबल है वो $200 तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके साथ रोटियां भी तो 4 खा रहा है ना। इज इट क्लियर है नॉट, समझ आ रही बात की। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि विच इज बेनिफिशियल, जेड़ा खाए भी घट ते कम भी होता करे, जो ज्यादा बेनिफिट आपको दे और खाए कम, वो प्रोडक्ट आप प्रेफर करेंगे। तो बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड दिस कैलकुलेशन इज कि विच प्रोडक्ट इज कंज्यूमिंग एफिशिएंट रिसोर्सेज, कौन सी प्रोडक्ट आपकी एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर रही है। तो ये हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर जी। ओके अब हमारे पास फर्स्ट प्रेफरेंस फिर कौन सी है। अब हम ये कहेंगे कि जितनियां चेयर बना सकने वो बना के बेच लीजिए, ऐसे है कि नहीं। तो जितनी भी चेयर्स हम बना के पहले चेयर्स को कंप्लीट कर लें, अगर कुछ बचेगा तो किसके हिस्से में जाएगा, टेबल्स के हिस्से में जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अच्छा भाई कितनी चेयर्स बनाएंगे और कितने टेबल्स बनाएंगे। तो फिर हम लोग फिर उसी तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं जैसे हमने पहले की थी कैलकुलेशन। अब हम ये देखते हैं जी के चेयर्स के लिए ओके टोटल कितना अवेलेबल है जी हमारे पास, टोटल बोर्ड फीट कितने हैं, टोटल बोर्ड फीट हैं जी हमारे पास 2000। चेयर्स के लिए कितने चाहिए जी, कितनी चेयर्स बनानी है हमने, मीन 600 मार्केट की डिमांड है, 600 से ज्यादा हम मार्केट में बेच ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने कहा जी मैक्सिमम पहले तो इसको हम बना लें, 600 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितने आ गए जी 1200। जब हमने इसको इसमें से माइनस किया तो रिमेनिंग कितने बच गए बेटे 800। अब हमने कहा जी जो 800 बाकी बोर्ड फीट बनेगा उसको हम कहां पे यूज कर लेंगे, टेबल्स को बनाने के लिए। तो फिर टेबल्स कितने बनेंगे, टेबल्स आपके पास चाहेंगे 800 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो फिर आपके पास 80 टेबल्स बनेंगे। अब आपके पास कंबिनेशन और प्रोडक्ट मिक्स आ गया, प्रोडक्ट मिक्स आ गया आपके पास। ओके चेयर्स कितनी आ गई आपके पास, चेयर्स आ गई आपके पास जी 600 और टेबल्स कितने आ गए जी आपके पास 80। ओके अब हम इनके ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, बेनिफिट क्या देंगे, प्रॉफिट क्या जनरेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या जनरेट करेंगे। तो 600 मल्टीप्लाई बाय पर चेयर कितना है 50 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे 30,000 और मल्टीप्लाई बाय 200 16,000। ओके और टोटल कितना आ गया जी बेटे 46,000। दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी जनरेटेड बाय दिस कॉम्बिनेशन। अब अगर आप लोग किसको करोगे, चेयर्स को कम करोगे और टेबल्स को ज्यादा करोगे तो ये वाला जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। That is the maximum contribution margin which will be generated by using the constant resource efficiently. Efficiently अगर आप यूज करते हैं तो आपका ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको मिलेगा।
इस तरीके से हम लोग जो है वो ये डिसीजन कर सकते हैं कि हमारे पास जब कंस्ट्रेंट रिसोर्स हो तो फिर हम लोग कौन सी प्रोडक्ट को प्रेफर करें और कौन सी प्रोडक्ट को हम दूसरे नंबर पे ले जाएं। अगर हमारे पास अबंडेंट डिमांड ऑफ चेयर्स हो तो फिर हम टेबल्स की तरफ फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ किसको बनाएंगे और बेचेंगे, सिर्फ चेयर्स को ही लेके चलेंगे। इज इट क्लियर जी? लेकिन अगर हमारे पास जो है वो लिमिटेड डिमांड है चेयर्स की और चेयर्स को फिर हम डिमांड को फुलफिल कर लेंगे, फिर इसके बाद बाकी जो भी आपके पास रिसोर्सेज बचेंगे वो हम किस पे लगा देंगे, हम अपनी टेबल्स के ऊपर लगा देंगे। ओके जी, दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन। तो फिर हमारा आंसर क्या बनता है, दैट इज आर बी, 600 चेयर्स और 80 टेबल्स जो है वो हमें प्रोड्यूस करने चाहिए। ये मैक्सिमाइज आर प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज आर प्रॉफिट हमें इस कॉम्बिनेशन पे जाना चाहिए। और ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने आपको अभी करके बताई हैं वो यहाँ पे मैंने शो की हैं। जैसे 800 है, 30 है, 50 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 400 माइनस 200 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 20 पर कांस्टेंट रिसोर्स आ जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आप लोग अपनी क्वेश्चन करते हुए इसको अडॉप्ट करेंगे और इसी तरीके से चलेंगे। और इसी तरीके से 600 प्रोडक्शन ऑफ चेयर्स आ गई, उसके लिए उसके लिए बोर्ड फीट चाहिए 1200, बाकी 800 बोर्ड फीट बच गए, उसमें हम लोग 10 पर बोर्ड फीट टेबल पे बनाते हैं और तो टेबल हमारे पास जो है वो 80 टेबल्स आ जाएंगे। तो इस लिहाज से हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट मिक्स निकाल सकते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, इफ द कंपनी वांट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ टेबल्स, हमने कहा कितनी टेबल्स की डिमांड थी, 100, हम कितना बना पा रहे हैं, अब ये जो बाकी 20 की डिमांड है वो भी तो पूरी की जा सकती है। अगर हमें ये बाकी जो हमारे पास शॉर्टेज हो रही है, देखिए मार्केट में ये 20 टेबल्स और बिक सकते हैं लेकिन हम बेच नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास लकड़ी नहीं है। ऐसे ही है कि नहीं? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग लकड़ी और ले आए तो ये वाले 20 टेबल भी बना के क्या कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। इज इट क्लियर? अब अगला फैसला ये है कि चूंकि शॉर्टेज ऑफ वुड इज लिमिटेड, सप्लाई ऑफ वुड इज लिमिटेड, जो हमारा सप्लायर है वो कहता है जी इससे ज्यादा तो लकड़ी है ही नहीं मेरे पास, बोर्ड फीट है ही नहीं। हम कहते हैं अच्छा यार तुम हमें ला दो, किसी और कस्टमर की हमें दे दो, हम तुम्हें ज्यादा पे करेंगे। जाहिर है जब हम लोगों ने एक्स्ट्रा मटेरियल किसी से लेना है तो हमें उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा ना। हम कहते हैं जी अच्छा भाई शॉर्टेज है मटेरियल की, हम एक्स्ट्रा प्राइस पे कर देंगे। अब सवाल ये है, बीइंग अ मैनेजर हमने ये फैसला करना है टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन पे एक्स्ट्रा, हम कितना ज्यादा पे कर सकते हैं। एक आदमी कहता है ओके ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं जी ये 100 बोर्ड फीट 100 टेबल्स बनाने हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, जो है वो 10 बोर्ड फीट लगते हैं ना इसके ऊपर 10, ठीक है। सपोज हम ये कहते हैं जी कि $5 पर बोर्ड फीट जो है वो इसकी लकड़ी की कीमत है, या 5 नहीं आप कर लें, आप इसको कर लें जी 150, 150 ज्यादा हो गई, ओके 15 पर बोर्ड फीट लकड़ी की प्राइस है। कितनी प्राइस है? 15 पर बोर्ड फीट लकड़ी की प्राइस है। अब हम ये कहते हैं ओके हम मार्केट से खरीदना चाह रहे हैं एक्सेस वुड, तो उसके लिए हमें ज्यादा रेट देना पड़ेगा। अब वो बंदा कहता है जी ओके ठीक है भाई मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको रेट मिलेगा $40 पर बोर्ड फीट। कितना? 40। भाई मेरे पास है ही नहीं, मैंने पता नहीं कहां से महंगी खरीद के लेके आनी है, इंपोर्ट करना पड़ेगी, उसके ऊपर बड़े चार्जेस आएंगे, सारा कुछ होगा। तो इसलिए मैं आपको जो एक्सेस आप मटेरियल चाहोगे उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं प्राइस क्या चार्ज करूंगा? 40। ओके, अब हमने फैसला करना अच्छा 40 हमें वारा खाती है कि नहीं। फैसला तो यही करना ना बीइंग अ मैनेजर के, क्या हमें ये सूटेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या है, बड़ा सिंपल रूल है, आप इसको नोट कर लें कि जो प्रोडक्ट जो कि लिमिटिंग है, जिसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, उसका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कांस्टेंट रिसोर्स है वो आपकी मैक्सिमम एक्स्ट्रा प्राइस हो सकती है। क्या हो सकती है?
मैक्सिमम, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि एक टेबल के ऊपर हमें पर कंस्ट्रेंट रिसोर्स पर बोर्ड फीट कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है? 20। अगर हम एक बोर्ड फीट यूज करें टेबल बनाने में तो हमें कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो मिल रहा है? 20। इज इट क्लियर? अब हम पहले कितने का खरीद रहे थे? 15। तो हम एक्स्ट्रा पे कितना कर सकते हैं? 20। मैक्सिमम प्राइस हम कितनी पे कर सकते हैं? 35। अगर तो वो 35 तक आपको दे देता है तो फिर आपको ले लेना चाहिए। हाँ, आप कहते हो नहीं 30 का मिल जाए तो और भी फायदा है। इज इट क्लियर? सो यू हैव टू डिसाइड द लिमिट ऑफ नेगोशिएशन। आपने ये फैसला करना होता है टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन रेज योर प्राइस, टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन रेज द प्राइस ऑफ द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज। ऐसी ही एग्जांपल जो है वो लेबर में आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास लेबर कम है, आप कहते हो जी लेबर और लाना पड़ेगी, लेकिन वो क्या होगी? महंगी मिलेगी, कहीं से बंदा तोड़ के लाना पड़ेगा, या फिर अपनी ही लेबर को कहना पड़ेगा यार ओवर टाइम लगाओ। वो कहता है जी मैंने तो रेगुलर रेट में ओवर टाइम नहीं लगाना, मैं तो डबल पैसे लूंगा। तो क्या हमें वो डबल पैसे जो है वो सूट भी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फिर ये फिगर जो है वो हमें ये गाइड करेगी, ये हमें ये बताएगी कि वेदर इट इज सूटेबल फॉर अस टू और नॉट। अगर हमारे पास ये वाली जो लिमिट है, ये लिमिट डिफाइन कर देगी। तो याद रखें कि जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर होता है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ रिमेनिंग सप्लाई या रिमेनिंग डिमांड को पूरा करने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स अरेंज करना पड़ेगा तो उसके लिए आप मैक्सिमम प्राइस कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, एडिशनल प्राइस कितनी पे कर सकते हैं, एडिशनल कॉस्ट कितनी बियर कर सकते हैं, तो वो होती है वो आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कांस्टेंट रिसोर्स। इज इट क्लियर? जो आपकी शॉर्टेज है, इस सूरत में कौन सी शॉर्टेज थी? शाबाश, टेबल के लिए थी ना, टेबल। और टेबल का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बोर्ड फीट क्या था? दैट वाज 20। इट मींस अगर आप एक एक्स्ट्रा टेबल बनाने के लिए एक्स्ट्रा बोर्ड फीट चाह रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा प्राइस कितनी पे कर सकते हैं? $20 मैक्सिमम। अगर आपसे वो कहता नहीं 21 में एक्स्ट्रा लूंगा आपसे, तो आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट विल डिक्रीज योर ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? फिर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप निगोशिएट कर लेते हो इससे कम पे, दैट इज द लिमिट। अगर आप इससे कम पे निगोशिएट कर लेते हैं तो दैट वुड बी फिजिबल फॉर यू टू वर्क विद देम। इससे फिर आपका क्या हो जाएगा? सपोज अगर आप ये कहते हैं जी वो 15 इजाफी ले ले, 15 दे रहा था, 15 और ऐड कर लो 30 हो जाएगा, या 15 प्लस 5 और कर लें 20 हो जाएगा, तो फिर भी आपके लिए फायदा है। तो फिर आप क्या करते हो कि आप उसकी उस रिसोर्स को अरेंज कर लेते हो ऑन सम एक्स्ट्रा प्राइस। तो वो इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्राइस कैन बी पेड फॉर दैट अरेंजमेंट ऑफ लिमिटिंग रिसोर्स। वो लिमिटिंग रिसोर्स को अरेंज करने के लिए, एक्स्ट्रा अरेंजमेंट के लिए, ताकि आपकी वो जो 20 कस्टमर्स आपके मार्केट में पड़े हुए हैं जिनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो जाहिर है अगर आपके पास वो लकड़ी नहीं है तो उसको आप और लकड़ी ले आओ ताकि ये वाली डिमांड पूरी हो जाए। अब और लकड़ी आपको सस्ती नहीं मिलेगी बल्कि नॉर्मल रेट से ज्यादा मिलेगी। वो जो नॉर्मल रेट से ज्यादा देने वाली बात है, तो कितना ज्यादा पे कर सकते हैं, तो ये हमें वो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स है ये हमें गाइड करता है कि हम कितना एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। सो इन दिस सिचुएशन 20 इज आवर आंसर। 20 पर बोर्ड फीट कैन बी पेड एज एक्स्ट्रा अमाउंट। अगर सपोज वो पहले 20 का ले रहा था तो प्लस 20 और कर सकता है वो। अगर वो पहले 50 का ले रहा था तो प्लस 20 और कर सकता है वो। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम डिसीजन कर सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिकली ब्रेक इवन कॉस्ट। अगर वो 20 ऑफर कर देता है तो 20 ही तो कमा रहा है उसका बोर्ड फीट, एक बोर्ड फीट को यूज करके कितना कमा रहा है वो? 20। और अगर वो 20 पर बोर्ड फीट पे कर देता है तो ना उसको प्रॉफिट होगा ना उसको लॉस होगा। सो दैट इज द योर break even cost. Is it clear? This is your break even cost. If you manage below this cost,
you will increase your profit. And if you cannot manage below this price, you shouldn't go for that decision. आपको उस डिसीजन में फिर नहीं जाना चाहिए, फिर आपको रह देनी चाहिए। आपको 20 डिमांड अगर जाया हो रही है तो रह देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्स महंगा लेके आएंगे तो इट विल इंपैक्ट योर अदर प्रॉफिट। जो आपका पहले वाला जो था 43,000 वाला जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा अगर आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट्स में जाके उसको करते हैं। ओके जी, हाउ कैन वी मैनेज द कांस्टेंट रिसोर्सेस? हम अपने जो बॉटलनेक्स हैं, बॉटलनेक्स को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? बॉटलनेक्स बेसिकली क्या है? जो हमारी प्रोडक्शन को या हमारी डिमांड को पूरा होने से जो भी फैक्टर्स रोकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कंस्ट्रेंट करते हैं, लिमिट करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स किससे क्रिएट होती हैं? कंस्ट्रेंट्स से। अगर हमारे पास मटेरियल कम है तो बॉटलनेक है, अगर हमारे पास लेबर कम है तो बॉटलनेक है, अगर हमारी मशीन की प्रोडक्शन कम है तो बॉटलनेक है। इज इट क्लियर? हाउ कैन वी मैनेज बॉटलनेक्स? नंबर 1, इंप्रूव आवर प्रोसेसेस। हम अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपनी मशीनों की तरतीब इस तरीके से लगा सकते हैं कि जो लैग टाइम है बिटवीन द मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट वो कम हो जाए। हमने कहा जी एक मशीन हमने इधर लगाई है, इधर से उठा के दूसरी मंजिल पे जाता है बंदा, वहां से काम होता है, फिर निचले वाली मंजिल पे जाता है। तो हम क्या करेंगे, उन दो मशीनों को एक ही फ्लोर पे सेट कर दें, ताकि क्या हो कि वो जो मूव करने का टाइम है वो क्या हो जाए, वो बच जाए। तो इस तरीके से हम अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करके भी क्या कर सकते हैं, अपने कंस्ट्रेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने उसको जो है वो अपने बॉटलनेक्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें जो एक जापानीज टेक्निक यूज होती है जिसको हम लोग काइजन मैनेजमेंट कहते हैं, जो प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं वो। तो जापानीज ने बहुत ज्यादा काम किया है। जो सबसे पहले जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया वो टोयोटा वाले थे। तो टोयोटा ने क्या किया कि अपनी असेंबली लाइन को इस तरीके से मैनेज किया है कि जीरो टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं बेसिकली, और फिर उसके बाद जो है वो अपने प्रोसेसेस को वो क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। तो इससे एक नई मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो सामने आती है, दैट इज कॉल्ड काइजन मैनेजमेंट। और उसी को ही देख के हम लोगों ने फिर काइजन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है। काइजन का जो बेसिक वर्ड है उसके मीनिंग होते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। वो अपने टारगेट सेट करते हैं कि हर महीने हर साल हमने अपनी प्रोसेसेस में इंप्रूव कहां पे करना है। तो इसके नतीजे में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बॉटलनेक्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने बॉटलनेक्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं और अपने रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं और इसको मैनेज किया जा सकता है। एड ओवर टाइम और अनदर शिफ्ट। अगर हमारे पास लेबर कम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लेबर के लिए और एक शिफ्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग उनसे ओवर टाइम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवर टाइम के लिए आपको जाहिर है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा पे करने के लिए आपको एक प्रिंसिपल मैंने अभी समझाने की कोशिश की है कि आप एक्स्ट्रा कितना दे सकते हो, तो वो भी आपने मैनेज करना है। तो फिर बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक पर्सन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये सारी कैलकुलेशंस करके मालिकान को बताए कि अगर भाई हम एक्स्ट्रा डिमांड पूरी करना चाह रहे हैं तो क्या एक्स्ट्रा डिमांड में कहीं हमारा प्रॉफिट मार्जिन ओवरऑल ही ना कम हो जाए। हम इतना एक्स्ट्रा पे करना शुरू कर दें कि उससे हमें जो बचत होनी थी वो हो ही ना, बल्कि एक्स्ट्रा कॉस्ट आनी शुरू हो जाए। तो इसलिए ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर एक डिसीजंस के होते हैं। तो इसलिए ओवर टाइम लगवाना है या नहीं लगवाना है ये भी एक डिसीजन है, सही है। तो इसलिए आप जब भी कोई भी डे टू डे बिजनेस में भी आप करते हो, आप सुबह उठते हो क्लास में आने के लिए, यूनिवर्सिटी आऊं कि ना आऊं, ये भी एक डिसीजन है। इसके भी अपने बेनिफिट्स एंड कॉस्ट हैं, इसके अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें जो है वो ये कॉमन सेंस से आप फैसला कर सकते हैं कि वेदर वी शुड गो फॉर दिस और नॉट। तो जो हम लोग बेसिकली जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं हर एक डिसीजन के, ठीक है कि नहीं। जैसे अगर हम लोग वो वाले 20 टेबल्स की डिमांड पूरी ना करें तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है कि हमारा कस्टमर डिससेटिस्फाई हो सकता है, वो नए से नए वेंडर ढूंढने की कोशिश करेगा जो उसकी डिमांड को पूरा कर सके।
इसलिए हम लोग उसको लूज करने का खदशा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि यार अगर उस कस्टमर को रिटेन करना है तो उसकी डिमांड पूरी करो, और डिमांड अगर पूरी करे की जाए किसी कॉस्ट की बेस के ऊपर तो उसका भी इंपैक्ट आता है, नो डाउट। लेकिन चूंकि हम लोग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं तो इसलिए हम लोग ज्यादा फोकस्ड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर हैं। लेकिन आपको नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी जरूर मद्देनजर रखना चाहिए व्हाइल राइटिंग अ डिसीजन और मेकिंग अ डिसीजन। ओके, हायर न्यू वर्कर्स और एक्वायर मोर मशीन्स। अगर आपके पास लेबर कम है तो आप नए वर्कर्स हायर कर सकते हैं, और अगर आपके पास मशीन्स कम है तो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एक्सपेंशन में जा सकते हैं, एक नई मशीन ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ऑफ कोर्स आपको डिसीजन करना पड़ेगा, एडिंग और ड्रॉपिंग डिसीजन। अगर आपको क्या नई मशीन ऐड करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर आप उसको ऐड करोगे तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी और उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कितने होंगे। क्या सिर्फ आपने 10 यूनिट को कंपनसेट करने के लिए एक नई मशीन ला के खड़ी कर दे और उसकी अपनी इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाए, उसके लिए आपको फिर एक नया जगह हायर करनी पड़े, उसके लिए रेंट देना पड़े, उसके लिए एक नया वर्कर लगाना पड़े, तो क्या ये फिजिबल है कि नहीं है। तो फिर ये सारी की सारी चीजें जो है वो कंसीडर की जाती हैं। फिर आप डिमांड को भी देखेंगे, फिर उसको फुलफिल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगाना पड़ेगी, जो उसकी कैपिटल कॉस्ट होगी उसको भी देखेंगे। जाहिर है आपको अगर यही वाले पैसे जो आप लोग एक नई मशीन खरीद रहे हो सिर्फ 10 यूनिट की फुलफिल करने के लिए, तो क्या ये फिजिबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसको कंसीडर करना पड़ती हैं। लेकिन ये तरीके यही हैं कि अगर आपके पास कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज हैं तो आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये उसके वो डिफरेंट मेथड्स हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ा, मेक और बाय डिसीजन, आउटसोर्सिंग डिसीजन। तो आप क्या कर सकते हो, आप कहते हो यार अभी 10 यूनिट और हैं जो डिमांड है, तो ऐसा करते हैं किसी और से बनवा लेते हैं और अपना मोनो लगा के क्वालिटी एश्योर करके क्या कर देंगे, वो वाला दे देंगे। तो मतलब कि हम नए सिरे से एक नई फैक्ट्री लगा लें, नए सिरे से एक नई मशीन खरीद लें, तो उसकी बजाय हम क्या करें, रेंट पे किसी से काम करा लें। या फिर अगर हमने मशीन भी खरीदनी है तो हम ये करेंगे लीजिंग करनी है, तो हम लोग 2 डिसीजन आ जाएंगे, फाइनेंशियल लीज करेंगे, ऑपरेटिंग लीज करें। रेंट पे ले ले मशीन का, अपनी खरीद के ले आए। तो मतलब ये है कि ये 2 डिफरेंट डिसीजंस हो सकते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर फॉर चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन इज डिसीजन मेकिंग। और यहीं पे हम लोग जो है वो सारी की सारी चीजें इसी पे फोकस करके डिस्कस कर रहे हैं कि हमें वो बेस्ट ऑप्शन कैसे निकालना है, और हम उसके लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखते हुए उसकी फाइनेंशियल प्रॉफिट कैलकुलेशंस कर रहे हैं ताकि हमारे पास वो बेस्ट ऑप्शन सामने आ जाए। रिड्यूस अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, हम अपने प्रोसेसेस को इतना इंप्रूव कर दें कि हमारी जो डिफेक्ट्स हैं, जो हमारी जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है, जैसे बोर्ड फीट कम पड़ रहा है तो हम क्या करें कि अपनी वेस्टेज ऑफ मटेरियल को कम कर लें, कटिंग को बेहतर बना लें, अपनी जो वेस्टेज है, जो डिफेक्टिव गुड्स हैं उनको हम लोग मिनिमाइज कर लें। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो 5-7 कुर्सियां या मेज खराब हो जाते थे वो क्या हो जाएंगे, वो नहीं होंगे, तो डिमांड पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने क्या करें, वेस्टेज को और वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मटेरियल को भी मैनेज करके क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। एड वर्कर्स, ट्रांसफर फ्रॉम नॉन बॉटलनेक डिपार्टमेंट्स टू बॉटलनेक डिपार्टमेंट्स। अगर आपके पास एक डिपार्टमेंट बॉटलनेक है, मीन उसमें मशीनरी कम है या उसमें लेबर कम है या उसमें टाइम कम है, तो आप क्या करें, किसी दूसरे में ज्यादा हैं तो आप क्या करें, वहां से लेबर इधर शिफ्ट कर दें, उसको ट्रेन कर दें, और उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने बॉटलनेक्स को मैनेज कर सकते हो। बाय ट्रांसफरिंग वर्कर्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं और अपने बॉटलनेक्स को मैनेज कर सकते हैं। होप सो कि आप लोग जो है वो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग जो है वो इनकी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। हम अगले लेक्चर में इसके ऊपर मजीद क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे, और आगे एक हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लोग जो है वो प्रोसेस फर्दर और सेल डिसीजन जो है वो करते होते हैं। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम लोगों ने थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ा था, और इसको हम लोग मजीद जो है वो आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच जी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हम लोग